गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अव्यय पढ़ेंगे। यह पाठ पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले जानने योग्य बात यह है कि विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जो अपने आप में लगातार परिवर्तन लाते रहते हैं, किसके कारण? लिंग, वचन, काल आदि के कारण, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विकारी शब्द। उदाहरण के लिए अगर हम आपको बोलें, जैसे लड़का पढ़ता है, एक वाक्य है, मैंने इस वाक्य में बोला कि आप इसका लिंग बदलकर इस वाक्य को दोबारा लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा? लड़की पढ़ती है। तो हमने देखा कि संज्ञा ने अपना रूप बदल दिया और क्रिया ने अपना रूप बदल दिया। फिर से पहले वाला वाक्य यानी कि लड़का पढ़ता है, अगर हम बोले कि उसका वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए, तो आप लिखेंगे लड़के पढ़ते हैं। तो हमने फिर से देखा कि संज्ञा और क्रिया ने अपने आप को बदल लिया है। तो ऐसे शब्द जो अपने आप को लिंग, वचन, काल आदि के कारण लगातार बदलते रहते हैं, ऐसे शब्दों को ही हम बोलते हैं विकारी शब्द। अब दूसरे शब्द हुए अविकारी शब्द। अविकारी, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन और अ का अर्थ होता है नहीं। तो ऐसे शब्द जो अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, किसके कारण? लिंग, वचन, काल आदि के कारण, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। उदाहरण के लिए इसे भी समझिए, जैसे लड़का प्रतिदिन पढ़ता है। फिर हमने इसका वचन बदल दिया, लड़के प्रतिदिन पढ़ते हैं। अगर हमने इसका लिंग बदला, लड़की प्रतिदिन पढ़ती है। सब कुछ अपने आप को बदल रहे हैं सारे शब्द, लेकिन एक शब्द है जिसने अपने आप को स्थिर बचाकर रखा हुआ है, वो है प्रतिदिन। तो ऐसे शब्द जो अपने आप को स्थिर रखते हैं, अपने आप में परिवर्तन नहीं आने देते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम है अव्यय। तो आज हम अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों पर लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऐसे ही शब्द दौड़ रहा था, शीला तेज भाग रही है, बच्चे तेज दौड़ रहे थे। इन वाक्यों में तेज शब्द पर लिंग, वचन व काल का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, चाहे वो किसी भी संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ, चाहे किसी भी वचन के साथ प्रयुक्त हुआ, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो ऐसे ही शब्दों को हम बोलते हैं अव्यय। तो हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं? जो शब्द लिंग, वचन व काल के कारण अपरिवर्तनशील रहते हैं, मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ये आपकी परिभाषा होगी, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखते हैं, हम क्रिया विशेषण को समझते हैं सबसे पहले। इन 4 प्रकार में से क्रिया विशेषण को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये बेटा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब क्योंकि ये विशेषण शब्द किसके साथ प्रयुक्त है, किसके साथ प्रयोग किया गया? क्रिया के साथ। आइए हम उदाहरण देख लें। चिड़ियाघर में हिरन तेज दौड़ रहे थे, बंदर दीवार के ऊपर बैठे थे। शेर की दहाड़ सुनकर बच्चे बहुत डर गए तथा तत्काल भाग गए। इन सारे जो हमने ये गद्यांश पढ़ा छोटा सा, उसमें तेज, ऊपर, बहुत, तत्काल, है ना, ये क्रिया के होने के स्थान, मात्रा और समय का बोध करा रहे हैं। ये शब्द जो है क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता कैसे हो रहा है,
आखिर क्रिया हो कैसे रही है इस चीज को बताए वही शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ परिभाषा दी हुई है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और भी इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वे कल मुंबई जाएंगे, तुम पास ही बैठो, कोमल कम बोलती है, दादी धीरे धीरे चल रही है। ध्यान देने लायक ये बात है कि क्रिया के साथ जब हम कब, कहाँ, कैसे, कितना लगाकर प्रश्न करें और उसका उत्तर मिल जाए तो वही शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका है। अब हम देख लेते हैं क्रिया विशेषण के भेद कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। पहला स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। अब हम इन चारों भेदों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि आखिर जो क्रिया है वो हो कहाँ रही है, किस जगह हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि कहाँ बैठी हो, यहाँ से उठो, भीतर जाकर बैठो। इन वाक्यों में कहाँ, यहाँ और भीतर शब्द जो है क्रिया के होने के स्थान को दर्शा रहे हैं। अतः यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रातः काल उठकर पार्क की सैर करनी चाहिए। कहाँ की? पार्क की। तो ये पार्क जो है वो जगह का नाम है ना। तो हमें इससे स्थान का पता चला कि क्रिया कहाँ होगी, उस स्थान का पता चला। तो यहाँ कौन सा विशेषण हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के और भी कई उदाहरण, जैसे अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, इधर, उधर, ये सारे जो है ये किसके उदाहरण हैं? क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। अब है दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। ये इसकी परिभाषा भी है, आप इसे अंडरलाइन करते चलेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात, काल का अर्थ होता है समय। तो ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताएगा उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आज धूप निकली है। कालवाचक क्रिया विशेषण। और भी इसके उदाहरण देख लीजिए। नल से पानी लगातार गिर रहा है, मैं अभी अभी आया हूँ। मच्छरों के कारण रात भर नींद नहीं आई, वह अभी आने वाला है। और भी कई शब्द हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये सारे और अन्य उदाहरण हैं किसके? कालवाचक क्रिया विशेषण के। आइए अब हम अगला भेद देख लें। अब तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग। तो क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के ढंग का पता जब चलेगा तो वहां पर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को अंडरलाइन कर लेंगे या रेखांकित कर लेंगे। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर रखा। इस वाक्य में टिकाकर शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग बता रहा है। अतः ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? रीतिवाचक। आइए इसका और भी उदाहरण देख लें। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है घोड़ा? तेज। श्यामा ने कैसे कहा? गिड़गिड़ाकर कहा। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल का चलन था। ऊपर। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। और भी हैं, आप इसे पढ़ लेंगे। जैसे कि स्थिति बोधक, दिशा बोधक हिसाब से वैसे है। आइए अब अंतिम भेद हम देख लेते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह आपका अंतिम भेद है।
किसका? ये इसका अंतिम भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। आइए इसकी परिभाषा को देख ले। जिन शब्दों से क्रिया की अधिकता या न्यूनता आदि परिमाण का बोध हो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, कि आखिर जो काम हुआ है वो किस मात्रा में हुआ है, कितना हुआ है ना, उसी को हम बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, वह बहुत हंसता है। इन वाक्यों में बूंद बूंद और बहुत शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की मात्रा को बता रहे हैं। और भी उदाहरण देख लीजिए। इतना दूध काफी है, रात को कम खाना चाहिए। कमल अत्यधिक सोचता है, खूब पढ़ो ताकि प्रथम आओ। ये सारे जो उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि इससे हमें क्रिया की मात्रा का पता चल रहा है। और भी शब्द है, आप इसको पढ़ लेंगे, है ना। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं या अव्यय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, और स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। धन्यवाद।